हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सोशल साइंस बुक, गुजरात बोर्ड, ग्रेड 10 से। द प्रोसेस इन विच मैन कैन चेंज द नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजेबल कंडीशंस अकॉर्डिंग टू हिज इंटेलेक्चुअल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कैपेसिटी इज कॉल्ड इंडस्ट्री। यहाँ पर आपको इंडस्ट्री की एक डेफिनेशन बताई गई है कि वो प्रक्रिया जिसकी मदद से इंसान जो है, जो प्राकृतिक तौर पे चीजें अवेलेबल हैं, उसको इस्तेमाल करने की हालत में कन्वर्ट कर देता है, अपनी बुद्धि, संस्कृति और जो आर्थिक कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए उसे हम कहते हैं इंडस्ट्री। इन इंडिया द इंडस्ट्रियल ट्रेडिशंस आर फाउंड सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडिया में ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेडिशन है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से चला आ रहा है। At that time, India used to prepare cotton textile, clay utensils, things of bell metal and beads. उस समय इंडिया जो है कॉटन के टेक्सटाइल्स बनाता था, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं क्ले से बने हुए उनको बनाता था, बेल मेटल की चीजें बनती थी और जो बीड्स यानी मोती होते हैं उनसे चीजें बनती थी। Up to 18th century, India was ahead in shipbuilding industry. 18th century तक इंडिया सबसे आगे था शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में। India was also ahead in handicraft and in cottage industries. यहाँ तक कि हैंडीक्राफ्ट की बात करें, कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडिया इन सब में जो और कंट्रीज के मुकाबले सबसे आगे था। There was a heavy demand of Indian cloth, muslin cloth, metal utensils and ornaments. बहुत ज्यादा डिमांड थी इंडियन का जो कॉटन क्लॉथ था उसकी, जो मुस्लिन क्लॉथ है रेशमी कपड़ा जो होता है उसकी, जो मेटल यूटेंसिल्स होते हैं और जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, इन सब की बहुत ज्यादा डिमांड थी। With the beginning of industrial revolution in England, the Britishers used to take away raw materials, especially raw cotton. जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई इंग्लैंड में, जब कहना चाहिए इंडस्ट्री की क्रांति आई इंग्लैंड के अंदर, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रॉ मटेरियल ले जाते थे, खासतौर से जो रॉ कॉटन होता है उसे ले जाते थे। They used to follow the policy of selling the goods manufactured in India in England at a higher price in India so that Indian market would collapse. उन्होंने क्या नीति अपनाई कि जो इंग्लैंड में चीजें तैयार हो रही थी उनको ज्यादा दामों पर इंडिया में बेचा जाए ताकि इंडियन मार्केट जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाए। This damaged the textile industry and the Indian craftsmen of India heavily. इससे क्या हुआ, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसे बहुत नुकसान हुआ, साथ ही साथ यहाँ जो इंडिया के क्राफ्ट्समैन थे, कारीगर जो थे, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। Importance of industries. Today the existence of nations depend only on the development of industries. आज के जो देश हैं उनकी जो एक तरह से एग्जिस्टेंस है वो डिपेंड करती है उनकी यहाँ की इंडस्ट्रीज कितनी विकसित है उस पर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस विल बी इम्पॉसिबल। अगर आपके कंट्री में इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस नहीं है तो आपका जो आर्थिक तौर पे विकास है वो भी एक तरह से असंभव ही है। Those countries which have developed more industrially have strengthened their economy equally. जिन कंट्रीज में इंडस्ट्रीज अच्छे से विकसित हो पाई हैं, उन्होंने अपनी जो आर्थिक स्थिति है वो काफी मजबूत कर ली है। कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, जापान, साउथ कोरिया आर प्रॉस्पेरस एंड डेवलप्ड नेशंस ऑन देयर बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये जो कंट्रीज हैं, अमेरिका, रशिया, जापान या साउथ कोरिया, ये काफी संपन्न देश हैं और विकसित भी हैं, और इन्होंने जो विकसित किया है अपने आप को वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो बेसिस है वो उनकी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट है। Those countries where industries are either not developed or are less developed are not capable to harness the natural resources as industrial raw material. दूसरी तरफ वो देश हैं जहाँ इंडस्ट्रीज जो हैं या तो डेवलप नहीं हुई हैं या कम डेवलप हुई हैं, वो लोग अपने ही कंट्री के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के तौर पे। They have to sell their natural resources at a cheaper price and purchase the things made of the same raw material from foreigners at a higher price. अब उन्हें मजबूरी में क्या करना होता है, अपने यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें सस्ते दाम पर बेचना पड़ता है और फिर उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज से बनी हुई जो चीजें होती हैं उन्हें महंगे दामों पर दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट अबाउट 29% ऑफ द नेशनल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ इंडिया में जो नेशनल का पूरा प्रोडक्शन होता है उसमें जो इंडस्ट्रीज हैं उनका योगदान लगभग 29% है। The administrative policy of the British rule broke the backbone of the Indian industrial structure. जब ब्रिटिश राज था तो उनकी जो नीतियां थी उन्होंने एक तरह से इंडियन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर की कमर तोड़ दी। During slavery period,
industries with modern methods could not be started in India. जिस समय हमारा गुलामी का दौर था, इंडस्ट्रीज जो नए तरीकों से शुरू करी जा सकती थी मॉडर्न मेथड की मदद से, उनको स्टार्ट नहीं किया जा सका. In 1853, the first industrial complex of iron furnace based on charcoal was founded, but it failed. 1853 में पहली इंडस्ट्री जो है आयरन फर्नेस की, वो भी चारकोल बेस्ड, उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई. फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट वाज मेड इन 1854 इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. उसके बाद जो सफल कोशिश हुई 1854 में, वो हुई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की. Thereafter, a jute mill was established in 1855 at Risra in कोलकाता. इसके बाद एक जूट मिल जो है वो स्टैब्लिश की गई 1855 में रिसरा, जो कि कोलकाता के पास है. In 1874, a factory was founded at Kulti for making iron ore, which was closed after few years. अब 1874 में एक फैक्ट्री कुल्टी में जो है उसको स्थापना की गई आयरन के लिए, लेकिन क्या हुआ, वो भी जो है कुछ सालों बाद बंद हो गई. It was restarted in 1881. फिर दोबारा उसको शुरू किया गया 1881 में. In 1907, a new dimension was provided with the founding of Tata Iron and Steel Company at Jamshedpur. अब 1907 में एक बिल्कुल नए तरीके से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जमशेदपुर में नींव रखी गई. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन लेबर, ओनरशिप एंड द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल. जो इंडस्ट्रीज है वो डिवाइड करी जाती हैं, कितनी ह्यूमन लेबर अवेलेबल है उसके बेसिस पर, ओनरशिप किसकी है, और जो रॉ मटेरियल है उनके जो सोर्सेज है वो कहां पर अवेलेबल हैं, तब जो इंडस्ट्रीज है वो क्लासिफिकेशन उसका किया जा सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन लेबर, द इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड एज स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. अगर हम ह्यूमन लेबर के बेसिस पे देखें तो इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में. Those industries which are where more employment is available is known as large scale industry. Example, cotton textile industries. वो इंडस्ट्रीज जहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सकता है उसको कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. When an industry is under the direction of individual ownership and the number of laborers is also less, it is called small scale industry. Example, sugar industry. तो ऐसी इंडस्ट्री जहां पर एक ही ओनर होता है और उसी का सब देखरेख होता है, काम करने वाले लेबर कम होती है, उसको हम जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं. ऐसे में एग्जांपल आपका शुगर इंडस्ट्री है. Besides these, industries can be classified as private, public, collaborative and cooperative groups. इसके अलावा भी इंडस्ट्रीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइवेट, पब्लिक, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव ग्रुप्स. सो इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी वेज. अलग अलग तरीके से हम इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं. On the basis of the source of the raw material, the industries can be classified into agro-based industries and mineral-based industries. उसी तरीके से रॉ मटेरियल का जो अगर हम सोर्स के बेसिस पे कहें तो इंडस्ट्रीज को एग्री बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में डिवाइड किया जाता है. एग्रो बेस्ड यानी जो खेती बाड़ी से रिलेटेड होती हैं, और मिनरल बेस्ड जो मिनरल से आधारित होती हैं. अब पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. कॉटन टेक्सटाइल, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर, पेपर एटसेट्रा are industries based on the raw material obtained from the activity based on agriculture. जो कॉटन टेक्सटाइल, जूट, सिल्क या वुलन टेक्सटाइल, शुगर, पेपर इंडस्ट्रीज हैं, ये रॉ मटेरियल्स पर बेस्ड होती हैं, वो रॉ मटेरियल जो हमें एग्रीकल्चर की एक्टिविटी से प्राप्त होता है. अब आता है हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. गारमेंट इंडस्ट्री हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑफ इंडिया. गारमेंट इंडस्ट्री यानी जो कपड़ों की इंडस्ट्री होती है, उसकी एक खास जगह है हमारी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में इंडिया के अंदर. दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 3.5 करोड़ पीपल. अब इस तरह की इंडस्ट्री में 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलता है. इंडिया होल्ड्स सेकेंड रैंक आफ्टर चाइना इन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स. और चाइना के बाद इंडिया का दूसरा नंबर है जिसमें वो जो है कॉटन टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट करता है. इट इज द मेन इंडस्ट्री फ्रॉम प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. अगर ध्यान से देखा जाए इन प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के केस में तो ये जो है सबसे अहम इंडस्ट्रीज में आती हैं. फर्स्ट कॉटन मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई. सबसे पहली कॉटन मिल जो है उसकी स्थापना मुंबई में हुई थी. देयरआफ्टर शाहपुर मिल्स एंड कैलिको मिल्स वर एस्टैब्लिश्ड
in Ahmedabad in Gujarat. इसके बाद शाहपुर मिल और कैलिको मिल की स्थापना हुई अहमदाबाद, गुजरात में. In the initial years, the cotton textile mills were established in Mumbai and Ahmedabad. फिर शुरुआत के सालों में जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी वो मुंबई और अहमदाबाद में स्टैब्लिश की गई. These were mills were established due to cheap cotton, availability of labor, transport facilities, ports for export and favorable markets. अब ये मिल्स यहाँ क्यों स्टैब्लिश की गई? कॉटन सस्ता था, लेबर आसानी से अवेलेबल था, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं मौजूद थी, पोर्ट थे एक्सपोर्ट करने के लिए और मार्केट भी जो है वो फेवरेबल था उनके लिए कि वो अगर यहाँ पर अपना कॉटन बेचे तो उनको काफी मुनाफा होगा. टुडे कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड इन अबाउट 100 सिटीज ऑफ द कंट्री. 100 शहरों में कॉटन टेक्सटाइल मिल्स अवेलेबल है. मेन ट्रेडिशन एंड इंपॉर्टेंट सेंटर्स एट प्रेजेंट आर मुंबई, अहमदाबाद, भिवांडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर एंड उज्जैन. तो जो ट्रेडिशनल और इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं आज की डेट में वो इन सारी जगहों पर मौजूद हैं. There are more mills in Mumbai in Maharashtra, hence it is also called as cotton polis of India. क्योंकि महाराष्ट्र का जो मुंबई शहर है वहां पर बहुत ज्यादा मिल्स अवेलेबल हैं, इसलिए उसको कॉटन पॉलिस भी कहते हैं. The industry is also established at Pune, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जलगांव सिटीज. ये जो इंडस्ट्री है ये और शहरों में भी वहां पर अवेलेबल है. In Gujarat, Ahmedabad is called as Manchester of the East और Denim City of India. गुजरात में अहमदाबाद जो है वो मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है या डेनिम सिटी ऑफ इंडिया. Besides cities like वडोदरा, कलोल, भरूच, सूरत, पोरबंदर, भावनगर, राजकोट etc. are also included. इसके अलावा भी जो जहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं या मिल्स हैं वो ये सारी जगह हैं. कोयम्बटूर इज द मेन सेंटर ऑफ तमिलनाडु. कोयम्बटूर मेन सेंटर है तमिलनाडु में. चेन्नई एंड मदुरई सिटीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड. चेन्नई और मदुरई शहर भी शामिल हैं. मेन सेंटर्स इन उत्तर प्रदेश आर कानपुर, इटावा, आगरा, लखनऊ एटसेट्रा. अब उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कानपुर, इटावा, आगरा, लखनऊ यहाँ पर अवेलेबल हैं. इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन एंड देवास आर द मेन सेंटर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश. इसी तरह से मध्य प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और देवास जो है वो मेन सेंटर्स हैं इंडस्ट्री के. इन वेस्ट बंगाल, कोलकाता, हावड़ा, मुर्शिदाबाद और मेजर सेंटर्स. अब वेस्ट बंगाल में कोलकाता, हावड़ा और मुर्शिदाबाद मेजर सेंटर्स हैं. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज सेट अप आल्सो इन राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा. इसकी जो स्थापना थी वो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में भी की गई. Extensive market centers, transportation, bank and electricity have contributed considerably in decentralization of the industry. अब क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन, बैंक और इलेक्ट्रिसिटी इन सब की वजह से अब इंडस्ट्री जो है खाली एक ही जगह पे नहीं है बल्कि कंट्री के कई हिस्सों में आपको देखने को मिल जाएगी. Today, cotton textile industry is facing a tough competition due to factors like inadequate supply of the best variety of cotton, use of old machinery, irregular electric supply, competition from artificial fiber cloth in the market and keen competition in global markets. आज की डेट में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफी टफ कंपटीशन झेलना पड़ रहा है क्योंकि उसके लिए काफी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे पर्याप्त मात्रा में अच्छी कॉटन का अवेलेबल ना होना, जो अच्छी वैरायटी होती है कॉटन की, पुरानी मशीनों का इस्तेमाल होना, जो बिजली की सप्लाई है वो रेगुलर नहीं है. दूसरा, अब आर्टिफिशियल फाइबर क्लॉथ भी मार्केट में आ गया है, उससे कंपटीशन बढ़ गया है. साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में भी काफी टफ कंपटीशन है. इंडिया एक्सपोर्ट्स कॉटन टेक्सटाइल क्लॉथ टू रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सूडान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड साउथ अफ्रीकन कंट्रीज. इन कंट्रीज में जो है इंडिया अपना कॉटन टेक्सटाइल क्लॉथ जो है उसको एक्सपोर्ट करता है.